केपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी केपीएम न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग के बीआईटी कॉलेज में संभाग स्तरीय विकासखंड शिक्षा अधिकारियों एवं स्रोत समन्वयकों की कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने आगामी शिक्षा सत्र को अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या बढ़ाने, धारा प्रवाह, पठन क्षमता को मजबूत करने, विद्यालयों के नियमित मॉनिटरिंग, सतत रिवीजन व्यवस्था तथा नीट सहित राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में विद्यार्थियों की सफलता बढ़ने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया गया। मंत्री गजेंद्र यादव ने अधिकारियों से नवाचार, टीम वर्क और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण एवं परिणाम मूलक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व उप संचालक आशुतोष चावरे तथा संयुक्त संचालक संजीव श्रीवास्तव सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे। भिलाई नगर में न्यू प्रेस क्लब द्वारा आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में दुर्ग जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर प्रेस क्लब अध्यक्ष अनिल गुप्ता एवं निर्वाचित पदाधिकारियों ने दोनों अधिकारियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर कलेक्टर अभिजीत सिंह ने मीडिया को लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा कि जिले के विकास में पत्रकारों की सकारात्मक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रशासन और मीडिया के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में मीडिया के सहयोग को महत्वपूर्ण बताते हुए पुलिस, जनता और प्रेस के बीच विश्वासपूर्ण संबंधों की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे, जिनका कलेक्टर और एसएसपी ने सहज एवं स्पष्ट जवाब दिया। अंत में प्रेस क्लब की ओर से दोनों अधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी भारतमाला प्रोजेक्ट में स्क्रैप तौल में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। SMS लिमिटेड कंपनी की शिकायत पर उतई थाना पुलिस ने धर्मकांटा ऑपरेटर और स्क्रैप कारोबारी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। जांच में खुलासा हुआ कि धर्मकांटा मशीन के अंदर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर स्क्रैप से भरे वाहन का वजन वास्तविक से कम दर्ज किया जा रहा था। कंपनी को लगातार वजन में अंतर दिखाई देने पर मशीन की तकनीकी जांच कराई गई, जिसमें सर्विस इंजीनियर ने डिवाइस बरामद की। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार धर्मकांटा ऑपरेटर ने स्वीकार किया कि यह डिवाइस स्क्रैप कारोबारी के कहने पर लगाई गई थी, ताकि कम वजन दिखाकर अनुचित लाभ लिया जा सके। कंपनी का दावा है कि पिछले करीब 20 दिनों से इसी तरीके से स्क्रैप की तौल में हेराफेरी की जा रही थी, जिससे उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार है और उसकी तलाश जारी है। मामले की जाँच जारी है। केंद्रीय जेल दुर्ग में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बंदियों को नशे के दुष्प्रभावों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें स्वास्थ्य, सकारात्मक एवं जिम्मेदार जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर सभी बंदियों ने नशा मुक्त जीवन जीने, समाज को मुख्य धारा से जुड़ने तथा एक जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प लिया। विशेषज्ञों ने बताया कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम बंदियों के पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम का मुख्य संदेश रहा, नशा मुक्त व्यक्ति सुरक्षित परिवार और सशक्त समाज की नींव है। भिलाई के कुर्सीपार इलाके में शनिवार को निर्माणाधीन 2 मंजिला बिल्डिंग में बड़ा हादसा होते होते टल गया। ढलाई के लिए लोहे का सामान ऊपर चढ़ा रहे 2 मजदूर अचानक करंट की चपेट में आ गए। करंट लगते ही दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे करीब 20 फीट नीचे गिर पड़े। घायलों की पहचान युवराज निषाद और गुलशन निषाद के रूप में हुई है। दोनों को पहले सेक्टर 9 अस्पताल ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जुनवानी के निजी अस्पताल में रेफर किया गया है। फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य हाई टेंशन बिजली लाइन के बेहद करीब कराया जा रहा था और मजदूरों को किसी तरह की सेफ्टी किट भी उपलब्ध नहीं कराया गया था। घटना की सूचना मिलते ही बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। अब यह भी जांच की जा रही है कि बिल्डिंग निर्माण की अनुमति थी या नहीं। बिजली विभाग की रिपोर्ट के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आ सकेगी। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। जिस गांव का नाम कभी नक्सलियों के गढ़ के रूप में लिया जाता था, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा और डर पसरा रहता था,
आज उसी गांव में लोकतंत्र की चौपाल सजी है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने जमीन पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी और स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, स्कूल, पेयजल सहित कई मांगों पर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने भावुक होकर कहा कि जहां पहले नक्सलियों की चौपाल लगती थी, वहां आज पहली बार सरकार की जन चौपाल लगी है। कभी डर के कारण लोग शाम को घरों से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन अब गांव के विकास की नई उम्मीद दिखाई दे रही है। उप मुख्यमंत्री ने किस्कोड़ों को आदर्श ग्राम बनाने का भरोसा दिलाया। साथ ही जैविक खेती, लघु वनोपज प्रसंस्करण और पंचायतों की ब्रांडिंग पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब किस्कोड़ों की पहुंच बंदूक नहीं बल्कि विकास और लोकतंत्र होगा। सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकास खंड स्थित समक्ष आंगनबाड़ी केंद्र की पोषण वाटिका में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने नन्हे बच्चों के साथ मुनगा और पपीता के पौधे लगाए। इस दौरान मंत्री ने हर घर मुनगा, घर घर सुपोषण का संदेश देते हुए लोगों को अपने घरों और आंगनों में पौष्टिक वृक्ष लगाने की अपील की। उन्होंने बच्चों को मुनगा और पपीता के पोषण संबंधी महत्व, स्वास्थ्य लाभ और संतुलित आहार में इसकी उपयोगिता के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि मुनगा को सुपोषण वृक्ष के रूप में पहचान मिली है, जबकि पपीता विटामिन और खनिज तत्वों का बेहतरीन स्रोत है, जो बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि यदि हर परिवार अपने घर के आसपास पौष्टिक वृक्ष लगाए तो कुपोषण से लड़ाई को मजबूत आधार मिलेगा और समाज स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर बनेगा। नवा रायपुर में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से सेंध लेक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और पीपल प्लांटेशन का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पौधारोपण की प्रगति, पौधों के संरक्षण और रखरखाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से पौधों की नियमित देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर को अधिक हरित, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल शहर बनाने के लिए सभी कार्य गुणवत्ता के साथ साथ तय समय सीमा में पूरे किए जाएं। इस दौरान आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, एनआरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंदन कुमार सहित विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में परिवहन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में सड़क सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है। इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने आयरन एज व्हील यानी बिना रबर टायर वाले ट्रैक्टरों के सामान्य सड़कों पर संचालन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को ऐसे ट्रैक्टरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और नियम तोड़ने वालों पर चालानी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। परिवहन विभाग के मुताबिक आयरन केज व्हील केवल कृषि कार्य और खेतों के उपयोग के लिए बनाए गए हैं। इन्हें डामर, सीमेंट सड़क या राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलाना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्रशासन के सहयोग से जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। किसानों और वाहन चालकों को नियम की जानकारी देने के साथ साथ मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। नारायणपुर जिले के केरलापाल ग्राम पंचायत में ग्राम सभा ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव के अनुसार गांव में बाहरी पादरियों और धर्म प्रचारकों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। ग्राम सभा के फैसले के बाद गांव के प्रवेश द्वार पर सूचना बोर्ड लगाया गया, जिसमें बाहरी धर्म प्रचारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध की जानकारी दी गई। ग्राम सभा में धार्मिक आयोजनों को लेकर भी प्रतिबंध संबंधी निर्णय लिया गया है। पंचायत का कहना है यह कदम गांव में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और संभावित तनाव से बचने के उद्देश्य से उठाया गया है। फिलहाल ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और स्थानीय प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 3 दिवसीय सरकारी दौरे पर सेशेल्स पहुंचे, जहां उनका स्वागत भव्य किया गया। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने खुद उनकी अगवानी की और उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी इस दौरे में सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के गोल्डन जुबली समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित होंगे। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, व्यापार, विकास और द्विपक्षीय सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय ने पारंपरिक अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत किया। कच्छ के लोक नृत्य की प्रस्तुति ने सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत बनाने का संदेश दिया। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सेशेल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार है और विजन महासागर के तहत दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे।
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और प्रमुख विपक्षी दल के अध्यक्ष जैकब जुमा अपने भारत के दौरे के दौरान हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में मां भगवती के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर प्रशासन ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। इस दौरान महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने उन्हें मंदिर परिसर का भ्रमण कराया और आध्यात्मिक परंपराओं से भी अवगत कराया। जुमा ने कहा कि वे पहले भी कई बार भारत आ चुके हैं, लेकिन हरिद्वार का यह उनका पहला दौरा है। उन्होंने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत की खुलकर सराहना की। जुमा ने मां दक्षिण काली के समक्ष संकल्प लिया कि यदि वे दोबारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनते हैं तो सबसे पहले हरिद्वार आकर मां भगवती के दर्शन करेंगे। जैकब जुमा का नाम दक्षिण अफ्रीका के चर्चित गुप्ता ब्रदर्स विवाद और भ्रष्टाचार के आरोप के कारण भी सुर्खियों में रहा है। राष्ट्रपति पद गंवाने और जेल की सजा के बाद अब वो एक बार फिर राजनीति में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। हरिद्वार की इस आध्यात्मिक यात्रा में उनकी नई राजनीतिक शुरुआत के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पेपर लीक के मामले में एक बार फिर परीक्षा प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। रविवार के होने वाली परीक्षा में करीब 24 घंटे पहले प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना मिली। इसके बाद महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने तुरंत परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया। पुलिस ने ठाणे के भिवंडी समेत कई इलाकों में छापेमारी की और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। जब्त किए गए प्रश्न पत्रों का सत्यापन परीक्षा परिषद के अधिकारियों से कराया गया। इस परीक्षा में 4,28,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल होने जा रहे हैं। पूरे राज्य में 1,729 परीक्षा केंद्र बनाए गए और सुरक्षा के लिए 18,000 AI आधारित CCTV कैमरे लगाए गए थे। हर परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक्स, फेस रिकॉग्निशन, मेटल डिटेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी प्रतिबंध जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके बावजूद पेपर लीक हो जाना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लाखों युवाओं के भविष्य से बार बार खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर के बड़े भाई शाहिद अख्तर का इस सप्ताह निधन हो गया। उनके जनाजे की नमाज के बाद सामने आए कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि जनाजे में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से जुड़े कई नेता मौजूद थे। इस संगठन को लेकर लंबे समय से विवाद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठते रहे हैं। जनाजे में इमाम उर रहमान, कंबोह अब्दुल्ला तूर, हाफिज उमर और अमजद भट्टी जैसे नेताओं की मौजूदगी दर्ज की गई। इस घटना के बाद एक बार फिर पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी और उन्हें मिलने वाले कथित संरक्षण को लेकर बहस तेज हो गई है। भारत पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकियों को सुरक्षित पनाह देने के आरोप लगाता रहा है। वेनेजुएला में बुधवार को आए इस भीषण भूकंप के बाद शुक्रवार को भी धरती कांप उठी। देश के उत्तरी तट के पास रिक्टर स्केल पर 4.9 तीव्रता का आफ्टर शॉक दर्ज किया गया। राजधानी काराकस और माराकेस शहर में झटके महसूस होते ही लोग जान बचाने के लिए घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। लगातार आ रहे आफ्टर शॉक ने पहले से चल रहे राहत और बचाव कार्य को और कठिन कर दिया। बुधवार को आए शक्तिशाली भूकंप ने पूरे देश में भारी तबाही मचाई। कई इमारतें धाराशायी हो गई, कॉलोनियां मलबे में बदल गई और हजारों परिवार बेघर हो गए। राहतकर्मी लगातार मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं, लेकिन हर गुजरते घंटे के साथ चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि मृतकों और घायलों का आंकड़ा लगातार बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वेनेजुएला के इतिहास में सबसे बड़े विनाशकारी भूकंप में से एक है और आफ्टर शॉक का खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। आज के समाचार यहीं तक। देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।